पाएंगे। यहाँ मेडिकल, आर्किटेक्चर, लॉ और अन्य उच्च शिक्षा के कॉलेज होंगे। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। डीएमके पर बरसी जयललिता, कहा ड्रामा कर रहे हैं करुणानिधि। अब आई है तमिलों की याद, बेवकूफ बनाना बंद करे करुणानिधि। यूपीए 2 से बाहर हुए डीएमके, तमिल मुद्दे पर सरकार से वापस लिया समर्थन। चिदम्बरम का दावा, खतरे में नहीं सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर, श्रीलंका मुद्दे पर संसद में प्रस्ताव लाएगी सरकार। कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में लिया गया फैसला, विपक्षी दलों से होगी बात। लोकसभा में पेश हुआ एंटी रेप बिल, गृह मंत्री सुशील शिंदे ने पेश किया बिल। सर्वदलीय बैठक में कल बिल के ज्यादातर मुद्दों पर बनी थी सहमति। और इटली के धोखे पर सोनिया गांधी का कड़ा रुख, कहा भारत को हल्के में ना ले कोई देश, हलफनामे का सम्मान करे इटली। नमस्कार, चैनल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा माहेश्वरी। तो आज हम बात कर रहे हैं करुणानिधि की। जी हां, डीएमके प्रमुख करुणानिधि ने सरकार से समर्थन वापस लेकर मुश्किलें बढ़ा दी हैं यूपीए सरकार की। अब इस मुश्किल के दौर से कैसे निकलेगी सरकार, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको बताते चले कि तमिलों का मुद्दा उठाते हुए करुणानिधि की तरफ से यह फैसला लिया गया है। डीएमके ने सरकार से पूरी तरह से समर्थन वापस ले लिया है, जिसके बाद डीएमके के 18 सांसद सरकार से हट गए हैं। यूपीए 2 सरकार में डीएमके के 5 मंत्री हैं, जिसमें से 1 कैबिनेट मंत्री हैं तो 4 राज्य मंत्री हैं। सरकार संसद में श्रीलंका मुद्दे पर प्रस्ताव लाने को तैयार हो गई है। कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में यह तय किया गया है, इस मुद्दे पर सरकार सभी विपक्षी दलों से बात करेगी। डीएमके प्रमुख करुणानिधि ने कहा था कि अगर 21 मार्च से पहले संसद में सरकार प्रस्ताव लाती है तो फैसले पर पुनर्विचार कर सकते हैं। वहीं वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने साफ कहा है कि सरकार पर कोई संकट नहीं है और सरकार स्थिर है। तो इस खबर पर लगातार चैनल न्यूज की बनी हुई है नजर, और इस पूरी खबर से जुड़ी जो अपडेट है वो सबसे पहले चैनल न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहा है। जब जिस तरीके से आपको बताते चले कि डीएमके प्रमुख करुणानिधि ने इस्तीफे की बात की और इस्तीफा देने की जो खबर निकलकर सामने आई, उसके बाद खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करुणानिधि की तरफ से की गई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि तमिलों के मुद्दों को लेकर जब सरकार की तरफ से कोई कदम या जो उनकी मांगे थी उसे नहीं माना गया, उसके बाद उन्होंने समर्थन वापस लेने का यह फैसला लिया है।
तो डीएमके प्रमुख करुणानिधि ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, जिसके बाद इस समय सरकार मुश्किल के दौर से गुजर रही है। ऐसे हालात में जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, आइए आपको वो सुनाते हैं। यूपीए सरकार बिखर रही है। पहले ममता बनर्जी छोड़ दी और बाद में अभी करुणानिधि ने इस गठबंधन को छोड़ करके चल चुके हैं और कभी भी समाजवादी भी बाहर जा सकती है। इसलिए यूपीए सरकार बिखराव के कगार पर है और उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। श्रीलंका में जो तमिल बसते हैं, उनके मानव अधिकारों के हनन के बारे में जो संवेदना प्रकट करना था, उसमें यूपीए सरकार विफल हो चुकी है। इसका हम खंडन करते हैं और पहले मौके में, पहले अवसर में भारत की जनता इस सरकार की छुट्टी चाहते हैं और नए सरकार यानी एनडीए सरकार फिर से आए, ये लोगों का अपेक्षा है। DMK is working out of the government. Then government has lost its number to survive, and it is completely a minority government. If this government has to survive, it has to survive on the support given by outside parties like SP, BSP. How long this can continue? That is why a big question mark as The plight of Tamils in Sri Lanka is very close to our hearts. Our support for their equal rights and equal protection of the laws to them has been unwavering since the days of Indira ji and Rajiv ji. नाराजगी के बावजूद भी हमने सेंटर की गवर्नमेंट को लगातार अपना समर्थन जारी रखा है और हमारा समर्थन अभी भी जारी है और जब तक ये गवर्नमेंट अभी भी लगातार जारी है और समर्थन वापसी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। तो मिलीजुली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से भले ही एम करुणानिधि की तरफ से ये सीधे तौर पर कहा गया हो कि वो समर्थन वापस ले रहे हैं सरकार से, लेकिन तमाम पार्टियों का, तमाम राजनीतिक दलों का ये कहना है कि इतनी आसानी से डीएमके सरकार से अलग नहीं हो पाएगी और ना हो पाएगी। फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं चलमन न्यूज के मैनेजिंग एडिटर उदय सिन्हा जी। उदय जी, हम बात कर रहे हैं एम करुणानिधि की। दिन भर क्या कुछ हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। करुणा अब सरकार में नहीं है, क्या कहेंगे आप? नहीं, करुणा सरकार में है या नहीं है, ये अभी थोड़ी देर के बाद डिसाइड होगा, क्योंकि उन्होंने ये धमकी तो दी है कि वो वापस ले लेंगे, समर्थन वापस ले लेंगे और उनके 18 सांसद जो हैं वो समर्थन वापस लेने के बाद स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन अभी इस मुद्दे का कोई पत्र राष्ट्रपति को नहीं दिया गया, इसलिए ये संभव है कि ये बार्गेनिंग का टैक्टिक्स भी है। दो इशू हैं जो करुणानिधि जिस पे चाह रहे हैं कि सरकार उसके अनुरूप वो लोकसभा में एक प्रस्ताव लाए। 21 तारीख को यूएनएचआरसी की बैठक होने वाली है, उसमें वोटिंग करना है। सवाल इसी बात का है कि उसमें भारत किस तरफ से वोटिंग करेगी। निश्चित तौर से भारत जो वोटिंग करेगी, अभी तक जो लग रहा है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स स्पॉन्सर्ड अगर कोई प्रस्ताव है, भारत उससे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अलग नहीं जा सकती। दो मुद्दे हैं, एक तो ये कह रहे हैं जो डीएमके हैं और जो करुणानिधि साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट और क्रेडिबल जांच बैठाया जाना चाहिए जो श्रीलंका में तमिलों की हत्या हुई है उसको लेकर। दूसरी बात उनकी है कि जो हत्या हुई है उसे जेनोसाइड, उसे नरसंहार करार दिया जाए और उसकी जांच हो। ये दो मुद्दे हैं। इसका मतलब कि अगर सरकार लोकसभा में इन दो मुद्दों के आसपास कोई प्रस्ताव लाती है तो करुणानिधि मान जाएंगे। करुणानिधि को मनाने की जो दूसरी बात है कि करुणानिधि जानते हैं इस बात को कि उनके समर्थन वापस लेने के बाद भी सरकार के स्वास्थ्य पर कोई संकट नहीं है, सरकार नहीं गिर रही है। मायावती ने स्पष्ट कह दिया कि मैं सरकार से समर्थन वापस नहीं ले रही हूं। मुलायम सिंह यादव भी जो है वो समर्थन वापस नहीं लेंगे। तो सरकार की संख्या, सरकार को समर्थन देने वालों की जो संख्या है वो 271 के आंकड़े से ज्यादा है और वो ज्यादा रहेगी। इसलिए करुणानिधि भी इस बात को जानते हैं कि वो ज्यादा रहेगी। इसलिए जो मेरा मानना है कि वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने के बाद ये मान जाएंगे। अभी से 1-1.5 घंटा पहले
कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई। उस कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में सोनिया गांधी ने अपना लाइन साफ कर दिया है। जी। सोनिया गांधी ने 2 शब्द कहे हैं कि जो वहां नरसंहार हो रहे हैं, वहां जो सिविलियन मर रहे हैं, इट कैनॉट गो अननोटिस्ड। ये उनके वाक्य हैं। इट कैनॉट गो अननोटिस्ड मतलब कि उसे हम संज्ञान में लेते हैं और उस पर हम जांच बिठाने की मांग भी करते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इस पर इंडिपेंडेंट एंड क्रेडिबल इंक्वायरी इनटू द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड। यही तो करुणानिधि कह रहे हैं। बिल्कुल। अगर वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिठा दिया जा रहा है, अगर वो मांग हो रही है यूनाइटेड नेशन से कि आप बिठाइए एक इंडिपेंडेंट और क्रेडिबल इंक्वायरी, तो करुणानिधि क्यों समर्थन वापस लेंगे? बिल्कुल। करुणानिधि सरकार को धमकाने के लिए जो कह रहे हैं कि मैं समर्थन वापस ले रहा हूं, संभव है कि इसी वजह से जो सीपीपी की बैठक हुई, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बैठक हुई, उसमें श्रीमती गांधी ने कई मुद्दों को एड्रेस किया। उसमें ये मुद्दा सर्वोपरि था। उन्होंने, श्रीमती गांधी ने जो भारतीय मछुआरे हैं जो कि तमिलनाडु के घाट से जाते हैं और वो जो मछली मार के आते हैं, और उनको जो श्रीलंकाई सैनिक या श्रीलंकाई जो आतंकवादी हैं वो लोग जो उनको मारते हैं, इस पर भी श्रीमती गांधी ने बहुत ही चिंता की बात कही है उसको कि ये बहुत चिंता की बात है। तो कुल मिला के जो पोस्चरिंग है, जो कांग्रेस पार्टी की पोस्चरिंग है, अगर उन्होंने ये कहा कि जो डेथ है इट कैनॉट गो अननोटिस्ड, तो इसका मतलब कि जेनोसाइड शब्द नहीं कहा, नरसंहार नहीं कहा, लेकिन मृत्यु को, तमाम जो निरपराध निर्दोष लोग हैं उनकी मृत्यु को रिकॉग्नाइज किया। दूसरी बात, अगर इंडिपेंडेंट और क्रेडिबल इंक्वायरी मिसेस गांधी कह रही हैं, तो इसका मतलब कि ये कांग्रेस पार्टी की लाइन है लोकसभा में। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी की अगर लाइन है लोकसभा में, तो क्या ये क्या भारतीय जनता पार्टी इसे नकार सकती है? भारतीय जनता पार्टी भी लोकसभा में यही कहेगी कि जो श्रीलंकाई जो नरसंहार हो रहा है उस पर जांच बिठाया जाना चाहिए। तो वो ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका कोई पार्टी विरोध करेगी, और इससे संबंधित अगर आएगा तो बिल्कुल। उदय जी, जिस तरीके से ये जो मुद्दा, जिस मुद्दे को करुणानिधि ने उठाया, जिसको लेकर ये पूरा बवाल खड़ा हुआ है, ये मुद्दा और आने वाले वक्त में क्या होगा, इस पर तो चर्चा होना लाजमी है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है कि अभी आपने कहा कि इस समय बार्गेनिंग के मूड में है एम करुणानिधि, लेकिन राजनीतिक हैसियत नहीं भूलनी चाहिए करुणानिधि को। जो हालात है, विधानसभा चुनाव में हार मिलना, 2014 में लोकसभा चुनाव होने हैं, इसके अलावा अगर देखा है तमाम सारी चीजों पर अगर नजर डाला जाए, अपनी राजनीतिक हैसियत के हिसाब से बार्गेनिंग की जाती है। क्या आपको लगता है कि ये सही मौका था, ये सही वक्त था यहां पर करुणानिधि की तरफ से ये सब कुछ ये बवाल खड़ा करने को लेकर या इस तरह का फैसला लेने के पीछे? क्या आपको लगता है ये सही वक्त था और इसका पूरा फायदा मिलेगा यहां पर एम करुणानिधि को? सही वक्त तो नहीं था, लेकिन करुणानिधि इस बात को जान रहे हैं कि अगर वो अगर तमिलियंस का वो मुद्दा उठाएंगे तो अगले चुनाव में उन्हें लाभ होगा। लेकिन वो इस बात का कैलकुलेशन नहीं कर पाए कि उन्हीं तमिल का मुद्दा AIADMK भी उठा रही है, उन्हीं का मुद्दा ये जयललिता जी भी उठा रही हैं। और दूसरी बात है कि करुणानिधि ने, ये पहला मौका नहीं है जब करुणानिधि ने धमकी दी है सरकार को और कि हम सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। सबसे पहले करुणानिधि ने 2006 में कहा था कि हम समर्थन वापस ले लेंगे, नेवेली लिग्नाइट एक कंपनी है उसके डिसइन्वेस्टमेंट को लेके। उसके बाद करुणानिधि ने 2008 में कहा कि हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे कि अगर आप श्रीलंका में सीज फायर की वकालत नहीं करते। उसके बाद करुणानिधि ने 2011 में, मई 2011 अगर मुझे याद है, तो मई 2011 में उन्होंने फिर थ्रेट दिया, उन्होंने फिर धमकी दी और कहा कि सीट शेयरिंग तमिलनाडु इलेक्शन में ठीक से नहीं हो रहा है, इस वजह से हम समर्थन वापस ले लेंगे। हाल फिलहाल में पिछले साल 2012 में, मई 2012 में उन्होंने फिर से थ्रेट दिया, फिर से धमकी दी कि जो फ्यूल प्राइस हाइक हुआ है, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, उसको अगर वापस नहीं किया जाएगा तो वो समर्थन वापस ले लेंगे। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया और करुणानिधि ने समर्थन वापस नहीं लिया। तो करुणानिधि एक चीज पर वो कोई बात कहते हैं लेकिन उसको करते नहीं है। तो इस बार भी ऐसा ही लग रहा है
कि करुणानिधि ने एक बेट दिया है, एक गाजर लटकाया है कि अगर आप संसद में प्रस्ताव लेके आएंगे तो इस पे पुनर्विचार किया जा सकता है। करुणानिधि के पास पुनर्विचार करने का एक रास्ता खुला है और सरकार ने भी ये इंडिकेशन दे दिया है। श्रीमती गांधी ने सीपीपी की बैठक में इस बात का इंडिकेशन दे दिया है कि जेनोसाइड शब्द नहीं कहा है, लेकिन ये कहा है कि डेथ कैनॉट गो अननोटिस्ड। बिल्कुल, अगर ये अननोटिस नहीं है तो इसका मतलब इससे संबंधित प्रस्ताव आएगा। दूसरी बात ये भी कह दिया जो कि करुणानिधि की दूसरी बात थी कि क्रेडिबल इंक्वायरी बिठाई जानी चाहिए, यूनाइटेड नेशन से वो मांग करेंगे। बिल्कुल, पुनर्विचार की यहाँ बात की आपने उदय जी, जिस तरीके से पुनर्विचार की बात कहकर करुणानिधि ने कहीं ना कहीं अपने लिए दरवाजा एक खुला रखा है, एक छोटी सी खिड़की खुली रखी है कि आने वाले वक्त में अगर उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़े तो ज्यादा उनके लिए कह सकते हैं कि कोई बड़ा ये कदम नहीं होगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। और फिलहाल जिस तरीके से आपने बताया कि बात 2006 की करे, बात 2008 की करे, 11 की करे, 12 की करे और 13 की करे, धमकियां तो करुणानिधि देते रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने कोई स्ट्रांग स्टेप नहीं उठाया, कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। और यही वजह है कि जो तमाम उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, चाहे उनकी पार्टियों की बात करें, दूसरी पार्टियों की बात करें या उनकी विपक्षी पार्टियों की बात करें, उनका भी यही मानना है कि बेवकूफ बना रहे हैं करुणानिधि, सिर्फ धमका रहे हैं, आने वाले वक्त में कुछ नहीं होगा। यहां पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है, झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है, बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। पेश है जादू। पापा, जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया, 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का एस्की, जेड और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है।
करुणानिधि। जी हां, हम बात कर रहे हैं करुणानिधि की, जिन्होंने सीधे तौर पर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। हालांकि 2 दिनों का अल्टीमेटम जरूर दिया है, धमकी दी है कि अगर इन 2 दिनों में सरकार चाहती है, अगर फैसला अहम ले लिया जाता है, उनकी मांगों को मान लिया जाता है, तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं पुनर्विचार कर सकती है डीएमके। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होता है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर आज जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, इसको लेकर दूसरी पार्टी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको वो प्रतिक्रिया सुनाते हैं। देखिए, ये सरकार कभी भी जनादेश की सरकार नहीं रही, जुगाड़ की सरकार रही। और जुगाड़ की सरकार तोल मोल के समर्थन से चल रही थी। अब इसके तोल मोल के समर्थन का वक्त खत्म हो गया है और ये वेंटिलेटर पर पहुंच गई है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये सरकार इसी तरह से जुगाड़ और जोड़ तोड़ से चलेगी अगर, तो देश का नुकसान। यूपीए सरकार बिखर रही है। पहले ममता बनर्जी छोड़ दी और बाद में अभी करुणानिधि ने इस गठबंधन को छोड़ करके चल चुके हैं और कभी भी समाजवादी भी बाहर जा सकती है। इसलिए यूपीए सरकार बिखराव के कगार पर है और उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। श्रीलंका में जो तमिल बसते हैं, उनके मानव अधिकारों के हनन के बारे में जो संवेदना प्रकट करना था, उसमें यूपीए सरकार विफल हो चुकी है। इसका हम खंडन करते हैं और पहले मौके में, पहले अवसर में भारत की जनता इस सरकार की छुट्टी चाहते हैं और नए सरकार यानी एनडीए सरकार फिर से आए, ये लोगों का अपेक्षा है। DMK is working out of the government. Then government has lost its number to survive, and it is completely a minority government. If this government has to survive, it has to survive on the support given by outside parties like SP, BSP. How long this can continue? That is why a big question mark as बाकी क्या बाहर निकलने के बाद भी सरकार की समर्थन करेंगे या इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे? अब ये चीजें अभी अस्पष्ट है, तो उसको देखना पड़ेगा। निश्चित रूप से अस्थिरता तो होगी। पहले से ही ये सरकार अल्पमत में थी, भारी सपोर्ट के आधार पर वो जिंदा रह रही थी। अब जो है वो अल्पमत और ज्यादा हो गया। डीएमके है वो अपने दलदल में फंस गई है। उन्होंने ऐसे हवा पैदा करने की कोशिश की जिसमें वो जयललिता के साथ स्पर्धा में अटक गए और उस डर के मारे उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि एक आम हवा चल रही थी, एक राय बन रही थी कि ये सरकार में बैठ कर ही ये सब मजा दोनों तरफ की, दोनों हाथों में लड्डू रखने की प्रयास कर रहे हैं। उसीलिए उनको मजबूरन आज इस्तीफा देना पड़ा। परंतु अभी भी आज की सरकार को जब तक मुलायम सिंह साथ देगा कोई संख्या के खतरा नहीं है। परंतु मैं समझता हूं कि देश का भला होगा यदि सितंबर अक्टूबर में मध्यावधि चुनाव की घोषणा प्रधानमंत्री करें। तो डीएमके की इस धमकी ने कहीं ना कहीं मध्यावधि चुनाव की सुबुगाहट को तेज कर दिया है। हालांकि जिस तरीके से अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि कैसे इस भंवर से बाहर निकलेगी सरकार, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जो मांग करुणानिधि की तरफ से की गई है वो कितनी जायज है, इसे लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है। लगातार उदय जी हमारे साथ बने हुए हैं। उदय जी, जिस तरीके से एक क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते डीएमके की तरफ से जो मांग की गई है वो क्षेत्रीय अपने वोट बैंक को ध्यान में रखकर की गई है, लेकिन अगर इसकी मांग पर सरकार राजी होती है तो कहीं ना कहीं भारत और श्रीलंका के रिश्तों पर इसका असर पड़ेगा। उसे किस तरीके से देखते हैं आप? यही धर्म संकट है भारत सरकार के पास, यही धर्म संकट है कि अगर वो मानवाधिकार हनन के पक्ष में मत देती है अगर यूएनएचआरसी में, तो वो श्रीलंका सरकार के खिलाफ जाता है। लेकिन इसके साथ ये भी मानना चाहिए कि वो श्रीलंका की जनता, तमिल की जनता के पक्ष में वो होगा। और ये ऐसा लग रहा है कि ये इसमें कोई बीच का रास्ता भारत सरकार निकाल लेगी, क्योंकि अगर वो उसकी शब्दावली ये अगर रख रही है कि वहां पर जो हत्याएं हो रही हैं उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसे अननोटिस नहीं किया जा सकता, तो ये लगभग वही बात है। ये किसी भी सरकार के लिए किसी किस्म से उसके विरोध का ये बयान नहीं है। और दूसरा, अगर वो ये भी कह रही है कि वहां की मिलिट्री पर
मिलिट्री जो हत्याएं कर रही हैं या उनसे जो हत्याएं हो रही हैं, जो सिविलियन मारे जा रहे हैं, उस पर एक कोई कमीशन बिठाया जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जो कि जांच करे। मेरे ख्याल से इसको भी मानने में बहुत ज्यादा सरकार की किरकिरी नहीं हो रही है, और वो उसकी शब्दावली अगर ठीक से अगर ये लोग कर ले, ठीक से सरकार कर ले, तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के आपसी रिश्ते जो हैं वो बहुत ज्यादा खराब होंगे, क्योंकि ये हमारे लिए चिंता का विषय है। पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं जा रहे, चीन से हमारे अच्छे संबंध नहीं जा रहे, और बांग्लादेश से अच्छे संबंध नहीं जा रहे, म्यांमार से अच्छे संबंध नहीं जा रहे। उसमें अगर श्रीलंका को भी हम कहीं से एंटागोनाइज कर लेंगे, दुश्मनी मोल ले लेंगे, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। भारत सरकार इस बात को समझ रही है और भारत सरकार उसी हिसाब से उसकी शब्दावली रखेगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, हम अपने दुश्मन को तो बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ उन दुश्मनों को भी मौका दे रहे हैं कि जो हमारे दुश्मन ऐसी स्थिति में आ गए हैं, ना दोस्त है ना दुश्मन है, तो उन्हें वो अपने पक्ष में कर सकते हैं। खासतौर पर चीन की हम बात करें, जिस तरीके से पाकिस्तान का समर्थन करना, इधर अगर श्रीलंका भी उसी के साथ हो जाती है, तो कहीं ना कहीं मुश्किल का वक्त होगा वो भारत के लिए। जी बिल्कुल, मुश्किल का वक्त होगा ही, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन भी श्रीलंका में बहुत एक्टिव है। बिल्कुल। और चीन पाकिस्तान में भी बहुत एक्टिव है। बिल्कुल। और चीन कोई हमारा बहुत ही गलबहियां डाला हुआ कोई मित्र नहीं है। इसलिए इसको, जो भारत सरकार की यही संकट है, भारत सरकार का जो धर्म संकट है, वो यही है कि कैसी शब्दावली हो कि श्रीलंका सरकार को बुरा न लगे और श्रीलंका सरकार हमारे विरोध में न जाए, क्योंकि श्रीलंका सरकार के विरोध में जाने का मतलब है कि वो किसी तरीके से दोनों, ये चीन और पाकिस्तान, इनके साथ जाके उनके मिलने की संभावना हो जाएगी, और वो उसमें हमारे लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि बीच का रास्ता निकलेगा। बिल्कुल, इस धर्म संकट से कैसे निकलती है सरकार, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया उदय जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के प्रिय बालक बालिकाओं, स्कूल और कॉलेज में पढ़ो सरकार।